आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी के गद्य खंड की चैप्टर 2 विष के दांत पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पूरे समझने के लिए आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर का शीर्षक है विष के दांत और इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, यानी इस चैप्टर के लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा। अब इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो लेखक नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को पटना के भद्रघाट, पहले से बदरघाट कहा जाता था, अब इसका नाम बदरघाट है। तो 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। ये संस्कृत और दर्शन के बहुत ही प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार के बड़े पुत्र थे, यानी ये पंडित रामावतार के बड़े पुत्र हैं। इनके पढ़ाई के विषय में कहा जाता है कि इनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी और फिर बाद में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। उसके बाद ये हरिप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक हरिप्रसाद जैन कॉलेज आरा, उसके बाद रांची विश्वविद्यालय में और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। 1959 में ये प्रथम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और 12 सितंबर 1961 को इस पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचना के विषय में कहा जाए तो इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। सबसे पहले दृष्टिकोण, उसके बाद साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, इसके अतिरिक्त भी और भी कई रचनाएं इनकी रही है। अब हम लोग इस पाठ के परिचय को पढ़ेंगे। तो ये पाठ जो है वो नलिन विलोचन शर्मा जी के एक अन्य पाठ अन्य कहानियाँ से ली गई है, यानी एक अन्य कहानी थी इनकी, उनसे इस पाठ को लिया गया है। इस कहानी में बताया गया है एक मध्य वर्ग के परिवार के बारे में बताया गया है, जहाँ एक और सेन साहब जैसे उच्च श्रेणी के लोग रहते हैं और एक गिरधर का परिवार रहता है जो कि निम्न श्रेणी का या मध्य वर्ग का परिवार रहता है। यहाँ सेन साहब के बारे में बताया गया है जो कि उच्च श्रेणी के परिवार हैं और इनकी लालसा और सम्मान का गुरूर है, यानी इन्हें अपनी लालसा और सम्मान का क्या है, गुरूर है, घमंड है। इसमें ये लिंग भेद जैसे कुसंस्कार को भी छिपाए हुए हैं। एक और ये समाज के काफ़ी बड़े लोग हैं और मान सम्मान वाले लोग गिने जाते हैं, लेकिन इसी के आड़ में इन्होंने लिंग भेद जैसे संस्कार को बढ़ावा दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक गिरधर है जो कि मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है और सेन साहब के यहाँ नौकरी करता है। इसके ऊपर बहुत सारे बंदिश थोपे जाते हैं, उसके बाद भी ये अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। इस चैप्टर के द्वारा लेखक जो है समाज में फैले हुए सामाजिक भेदभाव, लिंग का विभेद और गलत कार्य करने पर जो हम लोग बच्चे को प्यार दुलार करते हैं उसके कुपरिणामों को दिखाया गया। तो अब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पाठ का जो है स्टार्ट होता है, इस कहानी की शुरुआत होती है सेन साहब से। सेन साहब जो कि एक अमीर आदमी हैं और इनके पास एक काली रंग की स्टीमर इंड कार रहती है, यानी एक सेन साहब रहते हैं और उनके पास क्या है, काली रंग की स्टीमर इंड कार है। ये कार को सेन साहब ने 7 रुपये में ख़रीदा था। उन्होंने अपने समय में 7 रुपये में इस कार को ख़रीदा था और सेन साहब को इस कार से बहुत ज़्यादा प्यार है। कहा जाता है कि सेन साहब को इस कार पे कहीं पर भी अगर धब्बा दिख जाए तो ये अपने क्लीनर यानी सफाई कर्मी तथा सोफर को, सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो क्लीनर या सोफर को ये छोड़ते नहीं, इसकी खैर नहीं। इसके अतिरिक्त सेन साहब की पत्नी यानी मिसेस सेन ने भी ड्राइवर और क्लीनर को कह रखा है कि इनके बच्चे जो है वो गाड़ी के पास जो है फटकते नहीं, यानी इनके बेटे यानी खोखा और खोखी गाड़ी के नज़दीक नहीं आए, ये उन्हें नसीहत दे दी है। जहाँ तक गाड़ी की सुरक्षा का बात है तो सेन साहब की बेटियों से उन्हें गाड़ी का खतरा नहीं है। सेन साहब की 5 बेटी है और इनकी बेटियों का नाम है सीमा,
रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब की बेटियों के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही सुशील है और तमीज़ और तहजीब की मूर्ति है। इनके माता पिता समझते हैं कि यानी इनके माता पिता इन्हें जो भी चीज़ की शिक्षा देते हैं, इनके माता पिता इन्हें जो भी चीज़ सिखाते हैं, इनकी बेटियां बहुत अच्छे तरीके से अपने माता पिता के बात को समझती है। जो उनके माता पिता कहते हैं वे वही चीज़ करती है। और इस बात को लेकर सेन साहब उनकी पत्नी समझती है कि बेटियां उनकी क्या है, कठपुतली। बहुत सारे लोग सेन साहब के परिवार वाले लोग जो है वो अपने बच्चों को सेन साहब की बेटियों के समान बनने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उनकी बच्ची से कुछ सीखे। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेन साहब की बेटियों से उनके कार को कोई प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त सेन साहब का एक बेटा भी है और उसके बेटा का नाम है कासू। ठीक है, कासू के जन्म के विषय में कहा जाता है कि कासू का जन्म तब हुआ जब इनके माता पिता ने अपने संतान की उम्मीद छोड़ चुके थे। वैसी स्थिति में इसका जन्म होता है। जहां एक और सेन साहब की पांचों बेटियां काफ़ी सुशील हैं और अपने माता पिता का कहना मानती हैं, वहीं दूसरी ओर सेन साहब का बेटा कासू घर के नियम के मामले में वो क्या है, अपवाद है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सेन साहब की बेटियां काफ़ी सुशील है, वहीं दूसरी ओर उनका बेटा काफ़ी बदमाश है। वो सभी लोगों को, अपने घर में काम करने वाले नौकर को, अपने वाहनों को मारता है, दौड़ाता है, परेशान करता है। ठीक है, घर के अलग अलग सामानों को तोड़ फोड़ करता है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेन साहब के मोटर कार को खतरा खोखा से ही है। जब कभी सेन साहब का बेटा कासू अगर तोड़ फोड़ के कोई काम करता है तो उनके माता पिता कहते हैं कि सेन साहब जो है, मतलब सेन साहब का बेटा कासू जो है वो सेन साहब की तरह ही इंजीनियर बनेगा। और इंजीनियर बनने के लिए ही इसमें इंजीनियर का गुण है, इसलिए क्या करता है, चीज़ों को तोड़ता है, फोड़ता है। इस गुण को देखते हुए सेन साहब लोग ने उसे कोई किंडरगार्टन स्कूल भेजने के जगह पर अलग शिक्षा की व्यवस्था की है। अलग शिक्षा की व्यवस्था में एक बढ़ई मिस्त्री सेन साहब के घर में आता है और वो कासू के साथ 1-2 घंटा तक ठोक पीट करता है और औजार को पकड़ना सिखाता है। यही जो है सेन साहब का मानना है कि यही शिक्षा जो है कासू को भविष्य में इंजीनियर बना सकती है। बाकी आज के ज़माने की किंडरगार्टन वाली शिक्षा जो है इसके लिए सही नहीं है। सेन साहब एक चक्की जैसे कि बड़े आदमी हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके यहाँ हमेशा उनके दोस्तों का आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार से एक दिन की बात है, सेन साहब अपने ड्राइंग रूम में अपने कुछ साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे। यानी सेन साहब जो है अपने कुछ साथियों लोग के साथ बातचीत कर रहे थे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर। उनमें से एक उनका साथी जो था उनका रिश्तेदार था और पत्रकार भी था। उन पत्रकार महोदय के साथ उनका एक बेटा था और उनके बेटा जो है वो उम्र में कासू से छोटा था लेकिन काफ़ी समझदार था। उसके किसी एक हरकत पे सेन साहब के कोई मित्र जो हैं उसकी खूब बड़ाई करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा स्कूल जाता है। इस पर पत्रकार महोदय कुछ बोलते उसके पहले ही सेन साहब अपने कासू के गुण का बखान करना करते हैं कि मेरा बेटा कासू जो है इंजीनियर बनेगा, मैं इसे इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से उसके बारे में बोलना चालू करते हैं। तो उसी के बाद थोड़ी देर के बाद पत्रकार महोदय से पूछा जाता है कि पत्रकार महोदय आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। तो जब उनकी बारी आती है तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है एक जेंटलमैन बने। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक जेंटलमैन बने, क्योंकि सबसे पहले एक अच्छा आदमी बनना ज़रूरी है। बाकी यह जो बनना चाहता है उससे इसकी पूरी छूट रहेगी। इस बात को सुनकर सेन साहब जो है थोड़ा ऐंठ कर रह जाते हैं। इसी के थोड़ी देर के बाद बाहर से जोर शोर की आवाज़ आती है, यानी बाहर से ज़ोरदार शोर की आवाज़ आती है। तो सेन साहब और उनके मेहमान जो है वो भी कहते हैं कि अब हम लोग चलते हैं और सभी लोग बाहर आते हैं। जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तो सेन साहब देखते हैं कि सेन साहब उनका ड्राइवर जो है एक महिला से लड़ रहा है। यानी सेन साहब पाते हैं कि उनका ड्राइवर जो है एक महिला से क्या है, लड़ रहा है और उस महिला के साथ 5-6 साल का एक और लड़का है। लड़का जो है वो ड्राइवर पे झपटने की इच्छा कर रहा है, वो झपट रहा है। तो जैसे ही सेन साहब का ड्राइवर
सेन साहब को देखता है तो दौड़कर उनके पास आता है और कहता है, साहब ये लड़का जो है वो गाड़ी को क्या कर रहा था, गंदा कर रहा था। जब इसने गाड़ी को ये गंदा कर रहा था, ये गाड़ी को जब गंदा कर रहा था तो मैंने इसे मना किया कि गाड़ी को गंदा नहीं करो, तो यह मुझसे उलझने लगा और इसकी माँ भी मुझसे उलझ रही है। इस पर सेन साहब जो है वो कठोर शब्द में उस महिला को कहते हैं कि मदन को यहाँ से लेकर जाओ और ध्यान रखना कि आगे से ये इस तरह की हरकत ना करे। इस प्रकार से सेन साहब जो उस महिला को डांटकर बाहर वापस भेज देते हैं। आगे जो है इसके इसी बीच में यहाँ तक तो हो जाता है। उसके बाद इसके बीच बात जो है, गाड़ी के पीछे से खट की आवाज़ आती है। तो गाड़ी के पीछे जब खट की आवाज़ आती है और शीशे की टूटने का आवाज़ आता है तो सभी लोग पीछे गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर सेन साहब का बेटा कासू था। साथ में गाड़ी का शीशा जो है टूटकर गिर जाता है। इस पर सेन साहब जो है मुस्कुराकर डांटते हुए और खुश होकर डांटते हुए जो है कासू को डांटते हैं प्यार से और बोलते हैं कि देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा बेटा कासू इंजीनियर बनने का गुण है इसमें, इस कारण से ये जो है चीज़ों को तोड़ फोड़ कर चेक करता है कि इसके अंदर क्या है। इसी बीच सेन साहब के कन मित्र मिस्टर सिंह की गाड़ी का एक पहिया पंक्चर दिखाई देता है। तो ये भी इस पर भी सेन साहब कहते हैं कि ये भी काम जो है कासू का है, आजकल ये गाड़ी को पंक्चर करना सीख गया है, ये सभी गुण इसमें इंजीनियर बनने का है। इसके बाद मिस्टर सिंह को छोड़कर सेन साहब के सभी दोस्त जो है अपने अपने घर चले जाते हैं और जब लास्ट में मिस्टर सिंह भी अपने घर चले जाते हैं तो उसके बाद सेन साहब अपने घर में जाते हैं और अपने नौकर, उनके यहाँ काम करने वाला क्लर्क गिरधर को बुलाने के लिए कहते हैं। अपने नौकर को कहते हैं कि जाओ गिरधर को बुलाकर लाओ। सेन साहब, गिरधर जो है वो सेन साहब के यहाँ क्या है, किरानी का काम करता है, यानी क्लर्क का काम करता है। गिरधर जो है सेन साहब के पास आता है, गिरधर सेन साहब के पास आता है और उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सेन साहब बड़ी ही ऊंची आवाज़ में उनसे कहते हैं, बोलना चालू करते हैं, देखो गिरधर, मदन बहुत शौक हो गया है। यानी उसके बेटे गिरधर, मदन जो था वो किसका बेटा था, गिरधर का बेटा था। तो सेन साहब गिरधर को बोलते हैं कि देखो गिरधर, मदन जो है बहुत ही शौक हो गया है। वह जो है आज गाड़ी को गंदा कर रहा था। जब ड्राइवर ने उसे मना किया गाड़ी को गंदा नहीं करो तो वह ड्राइवर पे झपटता है, झपट्टे मारने लगता है, उसे मारने के लिए दौड़ता है। ऐसा जो है शिकायत करते हैं सेन साहब और कहते हैं कि देखो तुम अपने लड़के को सुधारो, क्योंकि अगर तुम इस अपने बेटों को इस तरीके से हरकत करने के लिए छोड़ दोगे, उसे सुधारोगे नहीं, तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। इसलिए तुम उसको समझाओ और इस प्रकार की आगे हरकत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से सेन साहब जो है वो गिरधर को बोलते हैं और मदन की काफ़ी शिकायत करते हैं। इसके बाद जो है अगले दिन उसी रात में जो है गिरधर अपने क्वार्टर में जाता है और क्वार्टर में जाकर जो है अपने बेटे मदन को खूब पीटता है। मदन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेन साहब के घर, मदन के चिल्लाने की आवाज़ सेन साहब के घर तक पहुंचती है और इस चिल्लाहट के आवाज़ के कारण सेन साहब की और उनकी पत्नी की नींद टूट जाती है, जिससे उन लोग बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये कुत्ते की तरह क्या है, चिल्ला रहा है। साथ में उन्हें खुशी होती है। सेन साहब कहते हैं कि मदन एक अच्छा आदमी है और उसकी पत्नी ने ही मदन को, सेन साहब कहते हैं कि गिरधर एक अच्छा आदमी है और उसकी पत्नी ने मदन को क्या किया है, बदमाश मत बना दिया है। आगे दूसरे दिन की बात है, एक अलग ही मामला देखने को मिलता है। यानी अगले रात में, पिछले रात में तो मदन की पिटाई होती है गिरधर के द्वारा, लेकिन उसके दूसरे दिन एक अलग ही मामला देखने को मिलता है। शाम का समय रहता है और मदन जो है अपने बगल की गली में अपने दोस्तों के साथ जो है वो लट्टू खेलते रहता है। इसी तरीके से घूमते हुए कासू भी जो है उस गली में पहुंच जाता है और लट्टू खेलते हुए लड़के को देखकर उसके मन में भी जो है लट्टू खेलने की इच्छा मचल जाती है। यानी उसकी चाहत हो जाती है कि मैं भी क्या करूँगा, लट्टू खेलूँगा। ठीक है।
तो वो जाता है उन लड़कों के पास और रोब से बोलता है, मदन को कहता है, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। यानी जिस तरीके से कासू सब पर रोब जमाता था, वो उसी प्रकार से जो है मदन के पास जाता है और कहता है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। तो बाकी के लड़के को मदन कासू को लट्टू खेलने देने से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन मदन को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। उसने कहता है, अबे भाग जा यहाँ से, लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। यानी क्योंकि पिछले रात जो है कासू के पिता के कहने के कारण जो है गिरधर मदन को पिटाई करता है, जिसका दुख होता है मदन को। और जब कासू जाता है लट्टू खेलने के लिए इच्छा लेकर, तो मदन जो है कासू को बोलता है कि अबे जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास लट्टू भी है खेलने के लिए, जाओ अपने बाबा के मोटर पर जाकर बैठो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कासू जो है वो क्या था, गुस्सा वाला लड़का था। इस बात को सुनकर वो जो है तैश में आ जाता है, गुस्सा में हो जाता है, और गुस्सा में आकर वह मदन को एक घूंसा मार देता है। अब जहाँ एक तरफ सेन साहब ने पहले ही कहा था कि मदन कौन है, चोर है, गुंडा है, डाकू है, तो चोर गुंडा होने वाला, डाकू होने वाला मदन कब रुकने वाला था? वो भी क्या करता है, कासू पे टूट पड़ता है, वो उसे मारना चालू कर देता है, और बाकी के सभी लड़के जो है अलग हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मदन कासू को खूब पिटाई करता है और कासू रोते हुए अपने घर भाग जाता है। इस वाक्य को लेकर लेखक ने कहा है कि जब महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई होती है तो हमेशा महल वाले जीतते हैं, परंतु तब जब दूसरे झोपड़ी वाले अपने लोगों के विरुद्ध रहते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि अगर जब भी कभी हम लोग देखते हैं कोई महल वाला और झोपड़ी वाला के बीच लड़ाई होती है तो हमेशा झोपड़ी वाला हार जाता है और महल वाला जीत जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी के झोपड़ी वाले लोग अपने ही लोगों की सपोर्ट नहीं करते और महल वाले का सपोर्ट करते हैं। लेकिन मदन और उसके बाकी दोस्त जो है छोटी उम्र का था, बच्चा था, इसलिए उसके दोस्त जो है मदन का ही सपोर्ट करते, मदन की बात को सुनते हैं, और इस कारण से मदन जो है वो कासू को पीट लेता है। कासू जो है रोते हुए अपने घर जाता है, अपनी सभी बातों को अपने पिता को बताता है। अब रात होती है, क्योंकि थोड़ी सी गलती करने पर मदन की बहुत पिटाई हुई थी, और आज तो मदन ने कासू को पीटा था, तो मदन जो है वो अपने घर नहीं जाता है। सबसे पहले मदन जो है रात तक जो है इधर उधर गली में घूमते रहता है, लेकिन वह कब तक घूमता, वो थोड़ी देर के बाद जो है लगभग 8-9 बजे तक जो है घूमता है, और उसके बाद धीरे से पीछे के रास्ते से अपने घर में प्रवेश कर लेता है। उसको पता था कि आज उसकी बहुत पिटाई होगी, इसलिए वो सबसे पहले रसोई घर में जाकर खाना निकाल कर खा लेता है, और फिर खाना खाने के बाद छिपकर अपने माता पिता की बात को सुनने के लिए आता है। जब वो अपने माता पिता की बात सुनने के लिए जाता है तो उस कमरे में अंधकार था, और वो बाहर से आवाज़ सुनने का प्रयास करता है कि उसके माता पिता क्या बात करें। वो देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि आज उसके पिता गुस्सा नहीं है और धीमी धीमी आवाज़ आ रही है। इस पर उसकी माँ पूछती है कि मालिक ने क्या कहा, तो उस पर पिता झल्लाकर बोलते हैं कि कहा ना कि मालिक ने कहा है कि कल से काम पर मत आना और क्वार्टर को खाली कर देना। ये बात जो है उससे आवाज़ में सुनाई देती है, और मदन जो है बस इतना ही सुनता है और वापस सोने के लिए जाने लगता है, तो उसका पैर जो है बगल में रखे एक लोटे से टकरा जाता है। तो लोटे से टकराने के बाद क्या होता है, आवाज़ होती है। इस आवाज़ को सुनकर गिरधर बाहर आता है, और अब तो मदन जानता था कि गिरधर बाहर आ चुका है, उसका पिता बाहर आ चुके हैं। अब जो है इसकी खूब पिटाई होगी, और वो मार खाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमेशा से उसकी पिटाई हुई थी, लेकिन मदन को जब भी पिटाई होती थी वह जो है वो बहादुर की तरह मार खा लेता था। तो वो मार खाने के लिए तैयार होता है। अचानक एक घटना होती है, उसके पिता उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आकर उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं। मदन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता, अरे ये क्या हो गया। और उसको कभी याद नहीं था कि उसके पिता ने ऐसे उसकी इस तरीके से कब उसे प्यार किया था। बहुत वो सोचने लगता है क्या हुआ। तो बाद में उसके पिता खुशी से बोलते हैं कि शाबाश बेटा, जो तुमने नहीं किया वो, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। तुमने
कासू के विष के सारे दांत ही तोड़ डाले। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, पूरी तरीके से समझ में आ गया है, तो आप लोग इस चैप्टर को, इस पार्ट को, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।